हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 022 का ब्लॉक 4 का यूनिट 4 सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट 2। इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? यूज़र ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट, यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड विंडोज़ 2000 नेटवर्क सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। उसके बाद में लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा इनक्रिप्टिंग फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। अब एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले यूज़र ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि हम जब भी किसी भी मतलब सोशल मीडिया पे इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, तो कहीं से भी एक्सेस करते हैं, मुझे कैसे आप उस पर लॉग इन करोगे, कैसे लॉग इन करके आगे काम करोगे, तो वहाँ पर आपकी ऑथेंटिकेशन को मैनेज करना कैसे मैनेज किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। डिस्पाइट ऑल द advancement and new component of Windows 2000, a user must be authenticated to access resources on the network. Windows 2000 can use the following authentication: Kerberos, NTLM, Radius, SSL, Smart Card and more। यहाँ पर देखो हम बहुत सारी ऐसी ऑथेंटिकेशन टूल्स का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम इंटरनेट पे अगर कोई चीज़ एक्सेस कर रहे हैं, चाहे वो कोई वेबसाइट है या फिर कोई दूसरी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है या फिर एजुकेशन के पर्पज़ से, शॉपिंग के पर्पज़ से, अगर किसी भी जगह पे आप लॉगिन कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी ऑथेंटिकेशन को मैनेज किया जाता है। जैसे कि अगर जो SSL होता है वो होती है सिक्योर सॉकेट लेयर, ऐसे ही हमारे पास में स्मार्ट कार्ड जिसके अंदर चिप वगैरह होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक एक करके थोड़ा पढ़ेंगे भी। अब इसमें क्या है, जब हम कोई भी जगह लॉग इन करते हैं तो वहाँ पे हमारा पासवर्ड मांगते हैं कि पासवर्ड क्या है, आपका यूज़र आईडी क्या है, और भी बहुत सारी डिटेल। कुछ चीज़ें जब हम मतलब किसी भी आईडी या किसी भी जगह क्रिएट करते हैं तो उसके मतलब किसी भी आईडी को या किसी वेबसाइट पे अगर आप लॉगिन करते हो, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद में अगर आपने उससे रिलेटेड कोई मोबाइल नंबर या कोई भी मेल आईडी भेजी हुई है तो वहाँ पर वो आपको क्या करते हैं, पिन वगैरह सेंड कर देते हैं, जिससे क्या होता है आपकी ऑथेंटिकेशन यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल्स है वो मेंटेन रहते हैं, वो किसी और के पास पे नहीं जाते। और अगर आप कभी भी अपना पासवर्ड बनाते हो तो पासवर्ड बनाते टाइम पर भी आपको बोला जाता है कि आपको इतने वर्ड्स मतलब इतने लेटर यूज़ करने हैं और कौन कौन से अल्फ़ाबेट, ये क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है, जिसकी वजह से आपका जो पासवर्ड है वो थोड़ा सा मतलब अच्छा रह सके, जिसकी वजह से कोई उसको जल्दी से क्रैक ना कर पाए। तो ये है हमारा यूज़र ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट। अब इसके बाद आगे चलते हैं, जैसे यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं। जैसे अगर आप किसी भी एक जैसे मतलब अगर आप एक ही जगह पे काम करें लेकिन आपके मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कॉन्फ़िगर यूज़र अकाउंट, कि आप अपने यूज़र अकाउंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जो भी अकाउंट आप चला रहे हो आप उसके लॉगिन, आप उसके क्रेडेंशियल का ध्यान रख सकते हो, ताकि कोई दूसरा पर्सन आपके पर्सनल स्पेस को किसी भी तरीके से एक्सेस ना कर सके। क्रिएटिंग डोमेन नेम यूज़र, आप डोमेन नेम क्रिएट कर सकते हो, आप मैनेजिंग कर सकते हो लॉग इन आवर्स ही, आप 6 बजे 9 बजे से या फिर 6 बजे तक काम करते हैं तो उस पूरे पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन को आप वहाँ पर लॉग इन कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो लॉग इन आ रहा है वो इतना ही है। इसके बाद अगर कोई दूसरा पर्सन इसको लॉग इन करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। मैनेजिंग एक्सपायरी डेटा, जो भी आपकी डेट है फॉर यूज़र अकाउंट की, जो भी आपकी मतलब 6 महीने 4 महीने 12 महीने के लिए अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप वो चीज़ क्रिएट कर सकते हो। विंडो 2000 को मैनेज करना, उसके अंदर ग्रुप को मैनेज करना, बाय डिफ़ॉल्ट टाइप रख सकते हो या फिर सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल का यूज़ करके आप उसको सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद में रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पर देखो जब भी हम किसी भी डेटा को शेयर करते हैं तो जब आप अपनी फाइल एंड फोल्डर को मैनेज कर रहे हो तो आप किसको एक्सेस देना चाहते हो, कि कौन लोग उसको रीड करे, राइट करे, क्या करे, ठीक है। आपके जो फोल्डर है तो आप उसके अंदर उसको कैसे मैनेज करना चाहते हो वो चीज़ आप मैनेज कर सकते हो। फाइल एंड फोल्डर की परमिशंस आप दे सकते हो कि आप उसको सिर्फ शेयर करना चाहते हो, आप उसको ऑनर बनाना चाहते हो, उसको सिर्फ एडिटिंग के लिए आपने दिया है या व्यू के लिए दिया है, किस रीज़न के लिए दिया है, तो आप उसकी यहाँ पर परमिशन दे सकते हो। इनहेरिटेंस एंड प्रोपोगेशन, कि अगर दूसरी जगह पे उसका यूज़ किया जा रहा है, कोई दूसरा पर्सन उसको कहीं और भेज रहा है तो उसकी भी परमिशन आप यहाँ पर दे सकते हो।
मूविंग डेटा एंड परमिशन की, अगर मतलब एक फोल्डर से दूसरी फोल्डर पे अगर दूसरा पर्सन उसको मूव करना चाहते हैं तो इसकी परमिशन आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर है शेयर रिसोर्स मैनेजमेंट की, जो आपके साथ में शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उनको आप कैसे यूज़ कर रहे हो, उनको आप किसी दूसरे पर्सन को दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, उसको आप कहीं और जगह तो नहीं रख रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। द नल सेक्शन, जहाँ पर आपका कोई डिटेल ज़्यादा नहीं होता है। रजिस्ट्री मैनेजमेंट की, जो आपकी रजिस्ट्री हैं उनको आप कैसे मैनेज कर रहे हो। डिफ़ॉल्ट रजिस्ट्री कॉन्फ़िगरेशन, रजिस्ट्री बैकअप मैनेजमेंट या फिर प्रिंटर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब यहाँ पर क्या है, फोल्डर की सिक्योरिटी, आप किसी भी, जैसे यहाँ पर दे रखा है रीड के लिए, कि आप क्या कर सकते हो, सिर्फ रीड करा सकते हो डेटा, डिस्प्ले डेटा कर सकते हो, ठीक है, अट्रीब्यूट, ऑनर या फिर परमिशन दे सकते हो इन सब चीज़ों की। एग्जीक्यूट करा सकते हो, जिसको एक्स से डिनोट किया गया है कि आप अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करा सकते हो या फिर फोल्डर को। डब्ल्यू है राइट कर सकते हो, उसके नेम को चेंज करना, फाइल के अंदर कोई चेंजेस लाना, तो डब्ल्यू लिखा हुआ है। डिलीट करने की परमिशन की, अगर आप किसी डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हो तो डी लिखा हुआ है। चेंज परमिशन कि अगर उसका नेम चेंज करना है, उसकी परमिशन को दोबारा से चेंज करना है, तो वो चीज़ आप चेंज कर सकते हो कि जो भी ऑनरशिप है उसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो। अब यहाँ पर क्या है, फोल्डर की सिक्योरिटी, ये है फाइल की सिक्योरिटी। अगर आप किसी को एक्सेस ही नहीं दोगे तो रीड राइट जो भी डिस्प्ले है और उसकी परमिशंस है या फिर ऑनरशिप है, तो यहाँ पर कोई भी दूसरा पर्सन उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, तो उन परमिशंस की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद में लिस्ट फोल्डर है, अगर आप किसी लिस्ट फोल्डर को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो तो आप उसको रीड और राइट एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे सकते हो, ठीक है। और फाइल सिक्योरिटी में इसका कुछ भी नहीं, ठीक है। रीड के लिए क्या है कि अगर आप किसी फोल्डर को रीड कराना चाहते हो तो वहाँ पर आप रीड की और एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे सकते हो, दोनों केसेस में, फाइल के लिए भी और फोल्डर के लिए भी। ऐड करने के लिए, अगर आपको कोई दूसरा पर्सन ऐड करना है, ठीक है, तो आप उस फाइल को एग्जीक्यूट कराकर देख सकते हो। और जैसे अगर हम किसी दूसरे पर्सन को ऐड कर रहे हैं तो ऐड इसीलिए कर रहे हैं ना कि हम उसके अंदर राइट करा सकते हैं, कोई चेंजेस कराना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, ठीक है। ऐड एंड रीड, जो भी हमारी ऐड एंड रीड, यानी कि आप उस पर्सन को ऐड भी कराना चाहते हो, यानी कि जो ऐड में मिल रही थी एग्जीक्यूशन और राइट की परमिशन, वो दोनों तो दे रहे हैं, साथ में हम उसको रीडिंग की परमिशन भी दे रहे हैं, तो ऐड एंड रीड। उसके बाद में अगर आपको कोई चेंजेस कराने हैं तो चेंजेस के लिए हमें सारी परमिशन देनी पड़ेगी, चाहे वो रीड है, एग्जीक्यूट है, राइट है, डिलीट है या फिर चेंज है। फुल कंट्रोल दे रहे हैं तो फुल कंट्रोल में भी हम उसको सारी की सारी एक्सेस देंगे, सारी की सारी परमिशन देंगे। अगर कोई स्पेशल एक्सेस है कि अगर हम क्या चीज़ उसके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्या चीज़ नहीं शेयर करना चाहते, तो वो परमिशन आप सेपरेटली मेंशन कर सकते हो, आपको क्या चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए। जैसे आप सिर्फ डिलीट करने की अथॉरिटी दे रहे हो, तो डिलीट करने की अथॉरिटी किसी को क्यों ही दोगे, है ना। तो उसके लिए कोई चीज़ होगा भी तो कि आपको रीड भी करना है, डिलीट भी करना है, तो पहले आप उसको देखने की भी परमिशन दे रहे हो, उसको एग्जीक्यूट भी कराओगे एंड देन उसको मतलब डिलीट करने की परमिशन दे रहे हो। तो इस तरीके से हम स्पेशल एक्सेस परमिशंस भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से जो रिसोर्सेज आप दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर रहे हो उसकी आप परमिशन क्या चीज़ में देना चाहते हो। जैसे अगर आप कभी अपनी गूगल शीट जो है किसी के साथ में शेयर करना, तो उसमें आपसे परमिशन पूछता है कि आप उसको ऑनरशिप ट्रांसफ़र करना चाहते हो या फिर उसको ऑनर बनाना चाहते हो, ठीक है, या उसके अंदर आएगा कि आप सिर्फ उसको व्यू करने की परमिशन दे रहे हो या फिर उसको एडिटर बना रहे हो, यानी कि वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, एडिट कर सकता है उसके अंदर, तो वो परमिशन आपसे मांगता है। ऐसे ही जब हम किसी दूसरे पर्सन के साथ रिसोर्सेज कुछ बहुत सारे ग्रुप में या किसी तरीके से शेयर करते हैं, तो वहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं कि हम कौन सी परमिशन उसको देना चाहते हैं और कौन सी परमिशन नहीं देना चाहते। उसके बाद में विंडो 2000 नेटवर्क सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर जैसे अगर आप कभी भी इंटरनेट को एक्सेस करते हो तो वहाँ पर हमारे पास में हर चीज़ के लिए सिक्योरिटी है, ठीक है। अगर आप सिक्योरिटी के साथ में काम नहीं करोगे, यानी कि अगर आप ऐसे ही इंटरनेट पे बिना जो हमारे ये डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो आपके फ़ोन से, मतलब आप कभी भी एक्सेस करोगे तो ये सारी चीज़ें, अब तो जो नेट कार्ड है या फिर ये ICS है, तो ये सब आपके साथ में ऑलरेडी, मतलब आपके सिस्टम के साथ में ऑलरेडी आता है, ताकि आप जब भी इंटरनेट को एक्सेस करो तो आप मतलब सिक्योर रहो। अदरवाइज़ क्या है कि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जिसकी वजह से आपके
सिस्टम को हैक करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें सिक्योर करना, ये सब मेंटेन करना क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिक्योरिटी को कैसे मैनेज किया जाता है वो इसमें देखेंगे। तो NAT एंड NIC जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर है वो क्या करता है, हमारा जो IP एड्रेस होता है वो एक्सटर्न मतलब क्या करेगा, किसी दूसरे IP एड्रेस के अंदर चेंज कर देगा, मतलब उसको सबनेट मार्क्स प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से अगर दूसरा पर्सन उसको देखेगा भी तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन से डिवाइस से मुझे कनेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि उसको ये नहीं पता लगेगा कि मैं जिस डिवाइस से कनेक्ट करना चाहता हूँ वो ये है या नहीं है, क्योंकि वो क्या करेगा, उसके सबनेट मास्क में उसको चेंज कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो डिवाइस रहेगा वो सिक्योर रहेगा। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर इज यूज टू मास्क इंटरनल IP address with the IP address of the external internet connection. Network required NAT is in their security policy to add an additional security layer between the internet and the intranet. NAT functions by taking a request from the internal client and making that request to the internal on the behalf of the internal client. In this configuration, client on the internal network on the local LAN are not required to have to publish IP address, thus conversing public IP address. The internal client can be provided with an IP address from the private network block. Private IP address are not route and on the internet and the address range जो आपकी एड्रेस रेंज रहती है प्राइवेट IP एड्रेस की, वो आपकी रहती है इसके अंदर जो आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमारे जो IP एड्रेस होते हैं उनको चेंज कर देते हैं जब भी हम उन कभी भी इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, तो ताकि डायरेक्टली इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ना मिले और हमारा जो एड्रेस है वो सिक्योर रहे। अब यहाँ पर हमारे पास में PRAS या फिर रेडियस या फिर IS, ये सब क्या है हमारे पास में, जब हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर हमें इनके थ्रू सिक्योरिटी मिलती है। अब ये है हमारे पास में RRS, रेडियस, RADIUS और IS। The remote access servers of RRS allow the PPP connection and accomplish required authentication. For authentication, RRS can use the remote authentication dial-in user services or Windows authentication. If RRS is using Radius, when a user request for authentication is made on the RRS servers, the dial-in credentials and passed to the Radius server. The Radius servers then perform the authentication and authorization to access to the client to access the network. यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं इंटरनेट की हेल्प से, तो वहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो मतलब कोई भी जैसे रिमोट एक्सेस सर्वर्स आपने बनाए जो भी है, ठीक है, मतलब हम किसी भी तरीके से इंटरनेट का एक्सेस करके कुछ भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं या कहीं से लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो भी सर्वर और क्लाइंट के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो जैसे रिमोट ऑथेंटिकेशन हम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास में जैसे RRS है, ये क्या करेगा, रेडियस यूज करेगा व्हेन द यूजर रिक्वेस्ट फॉर ऑथेंटिकेशन इज मेड टू द RRS सर्वर्स। इन डायल एफ कंडीशन, जैसे आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप लिखोगे, पासवर्ड वगैरह वो सब आपने यहाँ पर डायल किया, फिर जो रेडियस सर्वर्स है वो क्या करेंगे, रेडियस सर्विस देन परफॉर्म द ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइज टू एक्सेस, की जैसे वो कंफर्म करेंगे कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर वो करेक्ट होगी तो वो आगे हमारे क्लाइंट को एक्सेस, मतलब क्लाइंट क्या है, अब नेटवर्क को एक्सेस कर पाएगा। अगर वो ऑथेंटिकेशन गलत होंगी तो वो जो क्लाइंट है वो उस नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये तीनों मिलके इसके लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हम जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो ठीक है या नहीं उसको चेक करके भी हमें बताएं। तो रिमोट सर्वर एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। जैसे द रिमोट एक्सेस policy is controlled by the Internet Access Servers IAS, which is Microsoft version of Radius. The RRS servers itself does not control the remote access policy. The IAS performs several functions for remote user of the internet, including authentication, authorization, auditing, and counting to those users who connect to the network via dial-up and VPN connection. For authentication, IAS allow for great flexibility,
encrypting PAP, CHAP, MS-CHAP and EREAP is extensible authentication protocol. It is used in conjunctions with technology such as smart cards, टोकन कार्ड्स एंड वन टाइम पासवर्ड, जैसे OTP जो हमें मिलता है वो सारी चीज़ें स्मार्ट कार्ड में यूज़ किया जाता है, टोकन कार्ड में यूज़ किया जाता है, ताकि जैसे अगर आपने कभी मेट्रो कार्ड यूज़ किया हो तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे उसको बोलते हैं एक तरीके का स्मार्ट कार्ड, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी इन्फॉर्मेशन की भाई इसमें कितना पैसा है, किस नंबर से है, कब चार्ज कराना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि आप कहाँ से कब गए थे, वो सारी डिटेल आपकी उसके अंदर होती है। तो वो क्या हो गया, एक तरीके का स्मार्ट कार्ड हो गया जहाँ पर सारी चीज़ें क्या है टाइम टू टाइम अपडेट की जा रही है। आपके ATM कार्ड और इन सब में भी ये क्या है, ये सब क्या है, स्मार्ट कार्ड है, इसके अंदर एक चिप लगी हुई होती है जिसकी वजह से ये पूरी टेक्नोलॉजी को हैंडल करते हैं। अब वो चिप जैसे ही आपने उसके अंदर डाली, वो स्कैन करेगा इन्फॉर्मेशन को, फिर चेक करेगा कि हाँ ये वही पर्सन है या नहीं है, क्योंकि वो आपसे उससे रिलेटेड पासवर्ड वगैरह भी पूछता है। अगर वो ठीक होता है तो आगे उस कन्वर्जेशन को आगे मतलब कंटिन्यू करता है, अगर वो गलत होता है तो फिर वो कंटिन्यू नहीं करता। जैसे अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन करने या कुछ भी है, तो जैसे OTP आपको भेजा जाता है, तो वो OTP अगर करेक्ट होगा तो वो आगे पास ऑन करेगा, अगर OTP गलत होगा तो वो आगे पास ऑन नहीं करेगा, उस ट्रांजैक्शन को या उस पर्टिकुलर चीज़ को वहीं पर रिजेक्ट कर देगा, उस ऑथेंटिकेशन को वहीं पर रिजेक्ट कर देगा। तो ऐसे आपका जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब इसके बाद में है IPsec. IPsec is a framework for ensuring secure private communication over IP network. IPsec provides security for transmission of critical and sensitive information over unprotected networks such as the network. IPS provides the following network security services: data confidentiality. The IPS sender an encrypted packet before transmission them across a network. Data integrity, data original authentication और anti reply। कि यहाँ पर जो हमारा IPsec है वो क्या करता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंश्योर करता है प्राइवेट कम्युनिकेशन ओवर द IP नेटवर्क। IPsec प्रोवाइड सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जो भी हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं क्रिटिकल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की, इंटरनेट जो है हमारा अनप्रोटेक्टेड इंटरनेट, उसमें उसके थ्रू, ताकि हम इंटरनेट पे सेफ फील कर सके, ठीक है। हमारी डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जा सके, इंटीग्रिटी यानी कि ऑनेस्टी को मेंटेन किया जा सके, डेटा की ओरिजिनलिटी ऑथेंटिकेट की जा सके कि हाँ ये वही पर्सन है जिसको कम्युनिकेट करनी है, या वही रिसीवर है जो हम जहां पर पहुंचना चाहते थे। या फिर एंटी रिप्लाई, द IP सर्वर रिसीव कैन डिटेक्ट एंड रिजेक्ट रिप्ले पैकेट। इंक्रिप्शन फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, तो जब हम क्या करते हैं इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो वो क्या होती है, सीधा डायरेक्ट वैसे ही इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है, वहाँ पर कुछ ना कुछ हमारी जो फाइल की इन्फॉर्मेशन है, जैसे पासवर्ड है, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, इनक्रिप्टेड हो जाती है। यानी कि अगर कोई दूसरा पर्सन उसको फेच करने की कोशिश करेगा तो डायरेक्टली उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो क्या है, एक साइफर टेक्स्ट की है, मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसको पता नहीं लगता कि ये कैसा टेक्स्ट है। तो इंक्रिप्शन फाइल सिस्टम, EFS यूजर मैनेजमेंट, डायरेक्ट रिकवरी मैनेजमेंट और EFS क्रिप्टोग्राफी मैनेजमेंट। MFT इंक्रिप्टेड फाइल एंट्री, MFT हेडर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर हमारा डेटा एट्रीब्यूट है। जैसे अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, जैसे यहाँ पर है यूज़र विंडोज़ लॉगिन पासवर्ड, पहले आपने लॉगिन पासवर्ड यूज़र इन्फॉर्मेशन डाली, यूज़र प्राइवेट की के थ्रू उसको ओपन किया जाएगा, पब्लिक डिक्रिप्ट किया जाएगा, फिर आपको एक फाइल इंक्रिप्शन की मिलेगी जिसको सिमेट्रिक की बोलेंगे। उसके बाद में उस फाइल को डिक्रिप्ट किया जाएगा, फिर यहाँ से आपकी डेटा एट्रीब्यूट मिलेंगे जो आपके इनक्रिप्टेड फाइल कंटेंट में होंगे। डेटा की डिक्रिप्शन जो चेक की जाएगी कि यहाँ यही फील्ड में ये इन्फॉर्मेशन जानी है, ठीक है। उसके बाद में जब आपकी इन्फॉर्मेशन डिक्रिप्ट हो जाएगी तो हमारा फाइल कंटेंट यानी कि जो पासवर्ड है ये ओपन हो जाएगा और हम उस एप्लीकेशन पे पहुँच जाएंगे जिसको आप चलाना चाहते हो। तो ये इस तरीके से जो है ये काम करता है इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, कि हमारी जो फाइल्स होती हैं वो क्या है, मैनेज की जाती है इस तरीके। जैसे क्या है इनक्रिप्टेड फाइल मैनेजमेंट, कि हम क्या है अपनी फाइल्स को क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं।
जैसे अगर आप कभी भी किसी डेटा को अपने फ्रेंड्स या किसी भी पर्सन के पास में भेजना चाहते हो तो वो फाइल्स क्या होती हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएंगी। बिकॉज अगर वो डायरेक्ट फाइल भेजेंगे तो वहां पर कोई भी पर्सन उसको हैक कर सकता है और उस फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस ला सकता है। तो उन फाइल को क्या किया जाएगा, इनक्रिप्ट किया जाएगा, ताकि अगर कोई दूसरा पर्सन यानी कि हैकर या कोई दूसरा पर्सन उसको अगर हैक करता भी है तो उसको एग्जैक्ट वो चीज़ ना मिले जो हमारे फ्रेंड ने या फिर जो हमारी इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली थी उसके अंदर कुछ चेंज हो गया है। तो अगर वो उससे इंफॉर्मेशन निकालना भी चाहता है तो उसको वैसी इंफॉर्मेशन ना मिले एग्जैक्ट। ठीक है, तो इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम एंड यूजर मैनेजमेंट। अब यूजर क्या करेगा, उसको मैनेज करेगा। अब यूजर मैनेजमेंट कैसे होगा कि भाई वो पासवर्ड लगाएगा, ठीक है, इन सब चीज़ों से। डेटा रिकवरी मैनेजमेंट, कई बार क्या होता है कि जैसे कई ऑफिस में अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के चले जाता है तो उसके डेटा की रिकवरी की जाती है, क्योंकि वो तो पासवर्ड लगा के अब जैसा भी हुआ, कुछ भी किस केसेस में गया है कुछ नहीं पता, तो उसको कॉल करना या उसको बुला पाना दोबारा से इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए हम डेटा को रिकवर करना चाहते हैं कि जो उसके सिस्टम में डेटा था तो उसको हम रिकवर करें। तो वहां पर भी कुछ ऐसी पब्लिक कीज होती हैं जिसकी हेल्प से हम उस डेटा को मतलब दोबारा से लेकर आ पाते हैं, यानी कि उसको रिकवर कर पाते हैं। ईएफएस यानी कि इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम, क्रिप्टोग्राफी मैनेजमेंट, जहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो मतलब कैसे चेंज हुई है, क्या हुआ है उसके अंदर, तो यहाँ पर हमारी जो पब्लिक की प्राइवेट की होती है उनकी हेल्प से हम उन डेटा को फेच कर पाते हैं और इन्फॉर्मेशन को लेकर आ पाते हैं। तो ये हमारा इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट था जो हमने अपना सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट में कवर किया है। इसके बाद में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आपकी जो ये यूनिट है, मतलब ये पूरा जो सब्जेक्ट था वो फिनिश हो गया। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।